अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या पाकिस्तान के साथ वही हो रहा है जो सल्तनत उस्मानिया के साथ हुआ था? स्टेट बैंक तरमीमी बिल पर अहले इक़्तिदार के बयान सुने तो सल्तनत उस्मानिया का फरमान रमज़ान और फरमान मुहर्रम याद आ गए। अब बैठा सोच रहा हूँ, क्या हम भी अपनी माशियत के साथ वही कर रहे हैं जो उस्मानियों ने अपनी मैशियत के साथ किया था? सल्तनत उस्मानिया कितनी बड़ी सल्तनत थी, लेकिन एक वक्त आया उसे कर्ज लेना पड़ गया और उसने यूरोपीय ममालिक के आगे दस्ते सवाल दराज कर दिया। इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह दरबार शाही और उससे जुड़ी अशराफिया के गैर मामूली अखराजात थे। कर्ज लिया जाता रहा और अल्लाह तल्लों की नज़र होता रहा, यानी वही हुआ जो हमारे यहाँ होता रहा है। कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है, हर किस्म की बालादस्त इशराफिया मज़े में है। गैर मामूली मरात प्लाट हैं, होशरबा मरात हैं, लेकिन आवाम को हर पैर प्यास बुझाने के लिए अपना कुआं खुद खोदना पड़ता है। इसे मालूम नहीं अरबों डॉलर का ये कर्ज कहाँ से आया और कहाँ गया। बस इसे ये मालूम है कि कर्ज आया था, लग गया, अब इस पर सूद और अक़सात की अदायगी के लिए कुर्बानी देने के लिए इसका इंतखाब किया गया है। आए रोज़ लोग सोकर उठते हैं तो मालूम होता है फ़लाँ चीज़ महंगी हो चुकी है, जो कसर रह गई थी मनी बजट तैयार है वो पूरी कर देगा। कर्ज ले लेकर और बेरहमी से खा कर एक वक्त आया कि सल्तनत उस्मानिया का दिवालिया निकल गया। कर्ज का पहाड़ खड़ा था, लेकिन इस कर्ज से सल्तनत में ऐसा कुछ भी तैयार नहीं किया गया था जिससे इतना ज़र मुबादला हासिल हो पाता। कर्ज की अदायगी ही होती रहती। चुनाचे 1875 में फरमान रमज़ान जारी किया गया और दुनिया को बता दिया गया कि सल्तनत उस्मानिया के पास आपका कर्ज अदा करने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, वो दिवालिया हो गई है। सल्तनत का जोग्राफियाई सकूत तो बाद में जाकर हुआ, लेकिन उसकी माशी खुद मुख्तियारी का ख़ात्मा इसी फरमान रमज़ान के साथ हो गया था। जब नौबत यहाँ तक आन पहुँची तो जिन्होंने कर्ज दे रखे थे वो इकट्ठे हो गए कि अब सल्तनत उस्मानिया की माशी पॉलिसियाँ हम तरतीब देंगे, अब अहम फैसले हम करेंगे। तय पाया कि अब टैक्स कब, कहाँ और कितना लगना है, इसका फ़ैसला सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सलामत नहीं करेंगे, बल्कि इसका फ़ैसला वो करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को कर्ज दे रखा है। बादशाह सलामत ने थोड़ी बहुत मज़ामत तो की होगी और यकीनन दरबार में तशरीफ़ लाकर फरमाया होगा कि आपने घबराना नहीं, लेकिन बिलाखिर वही हुआ जो मालियाती ताकतों ने चाहा। चुनाचे चांदी साल बाद 1881 में मजबूरी के आलम में सल्तनत उस्मानिया ने माशी सरेंडर की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए और फरमान मुहर्रम जारी कर दिया गया। फरमान मुहर्रम गोया इस बात का ऐलान था कि अब सल्तनत उस्मानिया के स्टेट बैंक पर सल्तनत का कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब मालियाती बंदोबस्त को आलमी मालियाती कुव्वतें बराह रास्त देखेंगी, इन्हीं का अमला आएगा, वही पॉलिसियाँ बनाएंगे, वही टैक्स का तोहीन करेंगे, वही टैक्स वसूल करेंगे। चुनाचे फरमान मुहर्रम के तहत यूरोपीय ममालिक ने सल्तनत उस्मानिया की माशियत का निज़ाम संभाल लिया। ये अपने लोग लेकर आए, उनकी अपनी माशी टीम थी, अपने माहिरीन थे। सल्तनत उस्मानिया की वजारत ख़जाना और सारा मालियाती ढांचा बेबस हो गया। यूरोपीय एहलकारों ने रियासत के अंदर रियासत बनाकर बंदरगाहों से लेकर बाज़ारों तक हर तरफ उन्हीं की पॉलिसियाँ चल रही थीं। एक मतवाज़ी माशी ब्यूरोक्रेसी खड़ी कर दी गई। कोई तरक्याती काम भी होता तो उन्हीं की इजाज़त और तामन से होता। उन्हीं टैक्सों का नंबर लगा कर रईसी मकामी माशियत का भी कबाड़ा कर दिया। एक नई माशी पॉलिसी आई और हर उस शुबे में बाहर से सस्ता माल मार्केट में डाला गया जिसमें मकामी सतह पर कोई पैदावार हो रही थी। नतीजा ये निकला कि मकामी माशियत बर्बाद कर दी गई। एक वक्त ऐसा आया कि उस यूरोपीय बंदोबस्त के मुलाजमीन की तादाद सल्तनत उस्मानिया की वजारत ख़जाना के मुलाजमीन की तादाद से भी ज़्यादा हो गई। मकामी सतह पर भी हज़ारों लोग भर्ती किए गए जिनका काम सिर्फ ये था कि नए टैक्स वसूल किए जाएँ और टैक्स की ये रकम यूरोप ले जाई जाए। सल्तनत उस्मानिया के साथ जो कुछ हुआ वही यहाँ बरे सगीर में मुग़लों के साथ हो चुका था। तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ था, वारदात एक ही थी। दोनों सल्तनतों की जोग्राफियाई खुद मुख्तियारी से पहले उनकी माशी खुद मुख्तियारी पर हमला किया गया। जब माशी खुद मुख्तियारी ना रही तो फिर जोग्राफियाई खुद मुख्तियारी भी ना रही। मुग़लिया सल्तनत का
بھی خاتمہ ہوا اور سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ذرا پاکستان کے معاشی حالات دیکھیے اور ہماری سینٹ اور قومی اسمبلی میں بیٹھے متقی اور پرہیز قسم کے امانت داروں کا کردار دیکھیے۔ حکومت کا اپنا گورنر کہہ رہا ہے کہ چند ارب ڈالر دے کر IMF نے سب کچھ ہم سے لے لیا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ قرض کا انبار کھڑا ہے۔ دفاعی بجٹ سے زیادہ رقم ہم مالیاتی اداروں کو قرض ادا کرنے میں لگا رہے ہیں۔ پچھلا قرض اتارنے کے لیے نیا قرض لینا پڑ رہا ہے۔ ملک چلانے کے لیے مقامی سطح پر ایسے امکانات ہی نہیں پیدا کیے گئے کہ قرض کے بغیر مالی سال کا تعین کیا جا سکے۔ بیرونی قرض کا 27% یعنی قریب 25 ارب ڈالر سی پیک کا قرض ہم پر چڑھ چکا ہے، لیکن سی پیک کہاں ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے سلطنت عثمانیہ کے جو اسباب اہل یورپ نے بیان کیے ہیں بڑے دلچسپ ہیں۔ چند نکات کا خلاصہ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اول، غیر معمولی قرض لیا گیا اور پیداواری شعبوں میں لگانے کی بجائے اشرافیہ کی تعیش میں صرف ہو گیا، چنانچہ قرض کا پہاڑ کھڑا ہوتا گیا اور اس کی واپسی ممکن نہ رہی۔ دوم، سلطنت عثمانیہ ایک زرعی معیشت تھی، لیکن سلطنت نے اس زرعی معیشت کو انڈسٹریلائز نہیں کیا، وہ یورپ کی صنعتی ترقی سے پیچھے رہ گئی۔ سوم، معاملات ریاست میں دربار سے زیادہ حرم دخیل ہو گیا۔ شاہی حرم کی بیگمات کے فیصلوں کے آگے اعمال حکومت کی مجال نہیں تھی کہ دم مار سکیں، چنانچہ غلط فیصلے ہوتے ہی چلے گئے۔ چارم، سلطنت عثمانیہ اپنے شہریوں میں شراکت اقتدار کا تاثر پیدا نہ کر سکی، اپنے ہی شہریوں سے محکوموں جیسا سلوک ہوا، چنانچہ مختلف علاقوں میں باغیانہ خیالات پیدا ہونے لگے۔ پنجم، سلطنت عثمانیہ غیر مسلم شہریوں کے برین ڈرین کو نہ روک سکی۔ ششم، اس نے اپنے شہریوں پر توجہ کم دی، چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز میں اس کے صرف 10% شہری ایسے تھے جو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ ریاست کو پڑھے لکھے اور اچھے پروفیشنل کے بحران سے دوچار ہونا پڑا۔ ہفتم، اس نے غیر ضروری جنگیں لڑی۔ ان وجوہات میں بلا شبہ مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان میں سازشوں کو بھی یقیناً شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ کا یہ سفر چیخ چیخ کر دنیا سے کہتا ہے کہ مجھ سے سبق حاصل کرو تاریخ کا، مگر یہ بھی ایک سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھتا۔ یہی آج ہمارے پیارے ملک پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔